चलो अगेन वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। यहाँ पे आज हम जो चैप्टर 2 यानी यूनिट 2 जो हमने बाकी रखा है उसके एक दो क्वेश्चन है उसको हम फटाफट कंप्लीट कर देते हैं, देन वी गो फॉर ए यूनिट 3। यूनिट 3 में जब पहले मतलब जब स्टार्ट किया था तब आपको कुछ होमवर्क में मैंने दिया था ये कुछ पेजेस लिखने के लिए, मतलब उस फॉर्मूला को रिवाइज करने के लिए, तो वो मैं भी रिवाइज करवा दूंगा आपको तो एग्जैक्टली पता चले। सबसे पहले यूनिट 2 के दो क्वेश्चंस छोटे छोटे बाकी है उसको पहले हम वर्कआउट कर लेते हैं। सो एवरीवन जस्ट रिक्वेस्टेड आपका जो पार्ट 4 है वहाँ से यूनिट 2 क्वेश्चन 129 निकालिए। मैं आपको गाइड कर देता हूँ कहाँ पे देखना है। ओके, यू हैव टू जस्ट ओपन पेज नंबर 96। ओके पेज, यस, तो पार्ट 4 पेज 96 क्वेश्चन 129। ओके, वहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है। पहले ये जो 129 वाला जो क्वेश्चन है उसको हम लैडर टाइप क्वेश्चंस कह सकते हैं, वो मैं क्लैरिटी दे दूं। ऐसा एक क्वेश्चन मैंने चैप्टर 3 के अंदर रजिस्टर्स के केस में करवाया था। ओके, वहीं से हम इसका बेस पॉइंट है वो उठाएंगे। यहाँ पे ऐसे ढेर सारे कैपेसिटर सेम मैनर में ड्रॉ करके बताया है। ओके, बट फॉर द सिंपल कन्वीनियंसी मैं अब यहाँ से मान लेता हूँ कि ऐसे बहुत सारे इनफाइनाइट रेजिस्टर्स कनेक्टेड है। चलो इसमें कोई इनपुट देना चाहेगा, हम इसको कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। आपको इसके और इसके बीच में फाइनल कैपेसिटेंस फाइंड करना है। पहले क्वेश्चन का थोड़ा सा आइडिया दे दूँ, मैंने फिगर ड्रॉ किया। Question 129. Capacitors are connected as shown in figure. The grouping continues to infinite. If each capacity is C, the effective capacitance of the group will be dash. Take root 5 2.24. मतलब अगर क्वेश्चन में या तो आंसर में कहीं पर रूट 5 आए तो उसका डायरेक्ट वैल्यू आप 2.25 ले लीजिएगा। अब इसका इसका सबका वैल्यू सी है। इफ़ यू रिमेंबर इट, हमने चैप्टर 3 के अंदर करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर ऐसा एक क्वेश्चन किया हुआ है। तो हमने ऐसा कहा था कि ये जो इनफाइनाइट है ना, उस इनफाइनाइट को पहले समझो कि ऐसा कुछ नहीं है, मतलब यहाँ तक का फिगर होता। तो चलो कोई बताएगा आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। मैं चलो इसको कन्वीनियंस के लिए इसको नंबर्स दे दो। कैपेसिटर 1, कैपेसिटर 2, कैपेसिटर 3, 4, 5, 6। तो चलो कोई बताएगा इसको कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। सर 4 के बाद सारे एक्स अज्यूम करने शायद से। फिर से रिपीट करिए। सर फोर्थ कैपेसिटेंस के बाद सारे एक्स अज्यूम कर लेते हैं इसके। देखो सबसे पहले ऐसा कहना चाहिए कि ये जो इन्फाइनाइट जैसा है ना, ऐसा मान लो कि हमने यहाँ से उसको डिसकंटिन्यू किया तो आपको ऐसा दिखना चाहिए कि 5 और 6 दोनों सीरीज में है, उसके साथ ये फोर्थ वाला है वो पैरेलल में है। उसका जो इक्विवेलेंट आएगा वो 3 के साथ सीरीज में आएगा और उसके साथ ये पैरेलल में आएगा, और फाइनली यहाँ पे जो है वो इसके साथ सीरीज में है। तो अब इसका मैं एक फिगर बना देता हूँ जिसको हम कहते हैं इसका इक्विवेलेंट फिगर, यानी ये एकदम लास्ट में मुझे लेना है। तो अब मैं क्या समझूंगा, तो कि ये दो सीरीज उसके साथ पैरेलल, फिर से ये दो सीरीज वो इसके साथ पैरेलल। तो ऐसा करते 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 मान लो कि यहाँ पे ऐसा करते 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 एक कैपेसिटेंस आया, मतलब सीरीज दो सीरीज एक पैरेलल, दो सीरीज एक पैरेलल, ऐसा करते 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 यहाँ तक एक्स जितना कैपेसिटेंस आया। इसका भी सी था, इसका भी सी था, और इन दोनों के बीच में मुझे सी इक्विवेलेंट मिलेगा जिसका भी वैल्यू एक्स ही होगा। इसके लिए आपको चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी का एग्जैक्ट ऐसा क्वेश्चन याद होना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा कि दो सीरीज एक पैरेलल, दो सीरीज एक पैरेलल, ऐसा इनफाइनाइट से चलते चलते आ रहा है। ठीक है, तो उसका कोई एक एक्स वैल्यू मैंने मान लिया। अब इस वैल्यू में मैं एक बार पैरेलल और एक बार सीरीज में करूं तो ये वैल्यू इतना बड़ा है कि उसमें एक बार सीरीज और एक बार पैरेलल करो तो भी उसमें इतना कोई इफेक्ट ज़्यादा होता नहीं है। तो अब आइडिया बहुत 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 सिंपल सा लीजिएगा कि ये दो जो है वो एक दूसरे के साथ पैरेलल में आए। सो व्हेन टू कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन पैरेलल, चलो क्या होता है इक्विवेलेंट, उसको मैं सी डैश कह देता हूँ, सी प्लस एक्स कहेंगे। ओके, अब सी डैश यानी इसका इक्विवेलेंट वो इसके साथ कैसे कनेक्शन में आ गया,
तो कि वो आ जाता सीरीज। है सीरीज में। तो उसको मैं कह देता हूँ सी इक्विवेलेंट। तो सी इंटू सी डैश, सी प्लस सी डैश, तो सी इक्विवेलेंट सॉरी सी डैश है सी प्लस एक्स, और नीचे आएगा सी प्लस एक्स, और सी इक्विवेलेंट है वो भी अपने आप में क्या बताया है, एक्स मैंने बताया है। तो अब कुछ ऐसा बनेगा, ध्यान से सुनते जाइएगा। x इक्वल टू सी इंटू सी, दैट इज अ सी स्क्वायर, प्लस सी इंटू एक्स, दैट इज अ सी एक्स, नीचे आएगा सी प्लस सी, दैट इज अ टू सी प्लस एक्स। अब यहाँ से इस वैल्यू को इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो टू सी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस सी एक्स, ऐसा बन जाएगा। अब x मुझे फाइंड करना है, तो x का क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फॉर्म कर दो। एक्स स्क्वायर, टू सी एक्स था, इधर एक सी एक्स था, इधर शिफ्ट कर दो, माइनस हो जाएगा, तो बचेगा एक सी एक्स माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। चलो कोई बताएगा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को आप कैसे सॉल्व करेंगे? x फाइंड करना है। माइनस बी प्लस और माइनस रूट डेल्टा बाई 2 है। ओके, और कोई तरीका? और कोई तरीका? अगर मैं यहाँ पे इसको होल स्क्वायर बनाना चाहूँ तो क्या कोई तरीका है इसको होल स्क्वायर फॉर्म करने का? 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फिर डेल्टा में। देखो एक्स स्क्वायर प्लस टू सी एक्स प्लस सी स्क्वायर ऐसा होता तो ये एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर ऐसा बनता, हाँ या ना? यस सर। अच्छा, तो ये मैंने अपनी रिक्वायरमेंट यहाँ पे लिख दी, पर इस इक्वेशन को मुझे इसके साथ इक्वल करना हो तो क्या करूँगा, तो ये और ये इक्वेशन इक्वल हो जाएंगे, तो क्या यार एक सी एक्स माइनस करो तो आ गया प्लस सी एक्स, तो क्या हाँ। अब प्लस सी स्क्वायर लिखा है, माइनस टू सी स्क्वायर करो इज इक्वल टू 0 करो, चेक दैट। एक्स स्क्वायर आ गया, टू सी एक्स माइनस सी एक्स प्लस सी एक्स हो गया, प्लस सी स्क्वायर माइनस टू सी स्क्वायर, क्या बचेगा? हेलो, क्या बचेगा? माइनस टू सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। मतलब ये और ये इक्वेशन सेम टू सेम बने, तो क्या हाँ यार सेम टू सेम बने। अब ये तो मैंने अपनी रिक्वायरमेंट के लिए लिखा था, बाकी तो मुझे पता है कि यही है। और जैसे बताया माइनस बी प्लस और माइनस वो जो है ना आपका रूट डेल्टा वाला, उससे कर सकते थे, पर ये एक अलग ट्राई करते हैं। तो मैं करता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस टू सी एक्स प्लस सी स्क्वायर को एक साइड रखूँ और इन दोनों वैल्यू को इधर मैं शिफ्ट कर दूँ, टू सी स्क्वायर प्लस सी एक्स, ऐसा मैं शिफ्ट कर दूँ, ठीक है। तो चल एक काम करते हैं, इसको कह देता हूँ x प्लस सी का होल स्क्वायर, और इसको कहते हैं टू सी स्क्वायर प्लस सी एक्स, ठीक है। अब इधर भी है x, इधर भी है x, तो ये तरीका अगर मैं कुछ अप्लाई करना चाहूँ और दोनों साइड में रूट लेना चाहूँ, तो इधर मैं रूट ले लो तो क्या बनेगा? चलो, दिस साइड रूट इज x प्लस सी ओनली, इस साइड रूट टू इंटू सी हो जाएगा कि नहीं होगा? ऐसा ले सकते कि नहीं ले सकते आप? इंडिविजुअल रूट ले सकते हैं? नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? तो कि ये इंडिविजुअल टर्म है, ओके। तो आपको अगर इसका रूट लेना हो तो आपको ऐसा लेना पड़ता, अंडर रूट टू सी स्क्वायर प्लस सी इंटू एक्स, ऐसा लेना पड़ता। आई होप यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट, ओके। अगर मान लो आप इसको थोड़ा और सोचते तो यहाँ पे ये सी का फॉर्मेट आता, ये भी सी का फॉर्मेट आता, पर इसका रूट कैसे निकालते? मतलब ये इतना कॉम्प्लिकेटेड होता जाता कि हम एक्स वैल्यू तक नहीं पहुंच पाते। तो ये एक तरीका मैंने कहाँ से बताया, तो क्या एग्जैक्टली ऐसा ही फॉर्मेट हमने जब रेजिस्टर्स के केस में देखा था ना, तो वहाँ पे इक्वेशन को ऐसे स्क्वायर फॉर्म में लेकर आते
दोनों साइड रूट करते तो शायद उसमें हमें थोड़ी सी आसानी मिल सकती थी। पर यहाँ पे फिर से चेक कर लो, एक्स स्क्वायर 2cx माइनस एक सी कर दो प्लस सी आ गया, माइनस सी स्क्वायर की बजाय प्लस सी स्क्वायर कर दो, माइनस 2c² कर दो तो ये भी हो गया। दोनों को इस साइड शिफ्ट कर दो। अब जैसे दोनों को शिफ्ट करते तो यहाँ पे कंडीशन प्रॉपर बनती नहीं है, और वो इसलिए प्रॉपर नहीं बनती है ताकि ये तो होल स्क्वायर ही फॉर्म करता है। ओके, तो ये तो होल स्क्वायर में फॉर्म करना चाहता था। ओके, तो कैसे भी करके इधर भी x होता इधर भी x होता, अगर दोनों साइड ही x अगर हमें दिखता तो उसको सॉल्व कर पाना डिफिकल्ट ही हो जाता, और इसलिए ये एक गलती अगर हम करते हैं तो इसका सॉल्यूशन निकल पाना मुश्किल हो जाता। सो बेस्ट पार्ट इज व्हाट, क्योंकि बेस्ट पार्ट इज दैट कि अगर मैं इसको कंपेयर करवा दूं एक्स स्क्वायर ए, इसको अगर हम ऐसे कंपेयर कर देते ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर कर दूं तो ए इक्वल टू 1 कहेंगे, बी इक्वल टू क्या कहेंगे आप, सी कहेंगे। अच्छा, यहाँ पे अपने कोई भी सी कंफ्यूज कर सकता है ताकि यहाँ पे कैपेसिटर में भी सी आएगा, सो वी जस्ट चूज समथिंग एल्स। हम ले लेते हैं पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स एंड आर इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। P यानी 1 हो गया, Q यानी C हो गया, और R यानी माइनस सी स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो आप जो रूट निकालते हो उसको आप कहते हैं ना माइनस बी, यहाँ पे क्या कहेंगे आप, माइनस क्यू प्लस और माइनस रूट डेल्टा। ओके, रूट डेल्टा का क्या मतलब निकालते थे, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। आई होप मैं जो बोल रहा था तो मैंने ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में ये सॉल्यूशन है ना उसका वैल्यू मैंने लिखा। अब आपके पास Q का वैल्यू है, अब आपके पास P का वैल्यू है, आपके पास R का वैल्यू है, बस सिंपली प्लेस करो। चलो माइनस Q यानी क्या लिखेंगे आप, माइनस सी प्लस और माइनस अंडर रूट, चलो क्या करेंगे आप उसमें, हेलो, क्यू स्क्वायर यानी क्या करेंगे, सी स्क्वायर माइनस 4, ई तो 1 हो गया, और ये आर आएगा वो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा, नीचे आ जाएगा 2 ओनली। अब देखो आपका काम आसान, माइनस सी प्लस अंडर रूट 5c स्क्वायर बाई 2, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, ओके, माइनस सी माइनस रूट 5c स्क्वायर बाय 2। तो अब यहाँ पे आप ऐसा कह सकते थे माइनस सी प्लस रूट 5 इंटू सी बाई 2, और माइनस सी माइनस रूट 5 इंटू सी बाई 2। पर अब यहाँ पे आप सीधा सीधा आइडिया लगा सकते हो, रूट 5 का वैल्यू क्वेश्चन के अंदर बोल दिया ना, क्या लेना है रूट 5 का वैल्यू, 2.24। हाँ, क्वेश्चन के अंदर बोल दिया है रूट 5 का वैल्यू आपको लेना है 2.24, एंड विच वन वी कंसिडर एज इज नॉट पॉसिबल। एक सॉल्यूशन को हम कह देंगे कि ये वाला जो है वो पॉसिबल नहीं होगा। तो रूट 5 2.24 c माइनस सी बाय 2। ओके, तो ये क्या बन गया, 2.24 c था उसमें से एक c गया तो क्या बचेगा 1.24 c बाई 2। तो 1.24 c बाई 2 यानी समझो 124 का हाफ, क्या होता है 124 का हाफ, 62। तो उसके हिसाब से आपको ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा, और 0.62 कैपेसिटेंस यानी C जितना वैल्यू वहाँ पे दिया हुआ है। तो देखो मैंने आपको दो अलग अलग मेथड बताने का ट्राई किया कि अगर आप इस रास्ते से जाते और आप यहाँ पे होल इक्वेशंस बनाकर रूट निकालते तो यहाँ पे आपका जो पॉइंट है
वो यहाँ पे क्या हो जाता, तो कि यहाँ पे आप ब्लॉक हो जाते, यानी इससे आगे बढ़ पाना मुश्किल हो जाता। ये ब्लॉक हो जाते तो डिफिकल्ट हो जाता था कि दोनों साइड एक्स एक्स मिलता है तो एक्स सॉल्यूशन नहीं बन पाता, तो इसलिए आप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी निकालते, पर वो इसमें भी सी है और इक्वेशन में भी सी आता, तो शायद वो आपको कंफ्यूज कर सकता, इसलिए मैंने यहाँ पे पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर ऐसा कुछ एज्यूम कर लिया। वैसे कैपिटल भी आप ले सकते हैं, पर सी तो सी ही रहता, तो शायद वो कंफ्यूज करता, इसलिए मैंने एक अलग सॉल्यूशन यहाँ पे देखा। ओके, तो आई होप ये समझ में आया होगा, और आप में से जिसका भी डाउट था उसका डाउट जो है वो क्लियर हुआ होगा, राइट? तो देखो उसमें से समझने वाला क्या था, तो क्या आप उसको लेते कैसे हैं कि ये दोनों सीरीज उसके साथ ये पैरेलल, फिर से दोनों सीरीज फिर से उसके साथ पैरेलल, तो अल्टीमेटली ये इनफाइनाइट से जो चलते चलते आता उसको भी एक्स कहते, उसको थोड़ी वैल्यू के साथ और बाकी की वैल्यू के साथ आप इक्विवेलेंट करते, तो ये और ये दोनों इक्विवेलेंट कैसे मिलते, सेम मिलते। अगर ये पॉइंट 2 पॉइंट समझ में आ जाते, उसके बाद आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन आराम से समझ में आ सकता था। तो दैट्स क्वेश्चन 129। अब देखो क्वेश्चन 129 जो था, उसके बाद यहाँ पे एक बचता था 137, तो देखिए बाजू के पेज में, पेज है 97 और कहाँ वहाँ पे है क्वेश्चन 137। ओके, तो क्वेश्चन 137 में क्या करना है देखिएगा, यूनिट 2 क्वेश्चन 137 पेज नंबर 97, वहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है, ऐसे 2 कैपेसिटर है। मज़ेदार बात यह है कि अगर पूरी ब्रांच वाइज देखा जाए तो टोटल कैपेसिटेंस है वो सेम होने वाला है, और यहाँ पे एक बैटरी कनेक्ट किया हुआ है। बैटरी 12 वोल्ट का दिया गया है, इधर 2 माइक्रोफेराड है तो ये यहाँ पे 2 माइक्रोफेराड है, ये इधर 4 माइक्रोफेराड है तो इधर भी 4 माइक्रोफेराड है। इसको कहा गया है Q पॉइंट और इसको कहा गया है P पॉइंट। ओके, अब क्वेश्चन ऐसा है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन P एंड Q, यानी इन 2 पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल हो उसको P का पोटेंशियल कहेंगे, इसके बीच का जो पोटेंशियल हो उसको Q कहेंगे। अब ध्यान से देखते जाइएगा कि क्या क्या करना है, आपको पोटेंशियल फाइंड करना है। क्या ये बात तय है कि इस पूरी ब्रांच का, अगर मैं इसको A इसको B कह दूं, तो पूरी AB ब्रांच का वोल्टेज कितना होगा, चलो फटाफट बताइए। 12 और नीचे भी AB का कितना होगा, 12 नंबर 1, दोनों में पोटेंशियल सेम। नंबर नेक्स्ट, इन दोनों में चार्ज कैसा फ्लो करेगा, सेम। इस ब्रांच में भी वैसे चार्ज टोटल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, पर ओवरऑल इस ब्रांच का कैपेसिटेंस सेम, इस ब्रांच का कैपेसिटेंस सेम, तो हम ऐसा कहेंगे कि जो भी चार्ज होगा वो सब में चार्ज कैसा जाएगा, सेम टू सेम जाएगा। एम आई राइट? चलो अगर मैं इसका कहता हूं इसका टोटल कैपेसिटेंस, चलो फटाफट बताइए इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या बनेगा। 4/3 सर। 4/3, दैट्स ए 2 4 जा 8 एंड 2 + 4 6, तो ये हो जाएगा 2 4 जा 2 3 जा 4/3 माइक्रोफेराड, राइट? तो देखो अगर ये 4/3 माइक्रोफेराड हो गया, अपना पहला पॉइंट क्लियर हो गया, तो उसके बाद क्या पॉइंट बनेगा, तो कि उसके बाद पॉइंट बनेगा चार्ज का, जैसे मैंने कहा था Q दैट इज इक्वल टू चार्ज। ओके, अब ध्यान से देखिएगा, हाँ इस पूरी ब्रांच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बन गया 4/3, और वहां पे दोनों के दोनों चार्ज है सीरीज में, तो उसका चार्ज जो फ्लो करेगा विल बी द सेम। तो Q इज इक्वल टू बनता है C, और V है वोल्टेज 12, सो 3 4 जा 4 4 जा 16 माइक्रो कूलम। तो इसका टोटल जो चार्ज है, अगेन आई रिपीट कि यहाँ पे जो 16 माइक्रो कूलम चार्ज जो फ्लो करेगा, इसमें 16, इसमें 16, इसमें भी 16 और इसमें भी 16। क्यों नीचे वाले में भी 16, ताकि देखो नीचे वाले का इक्विवेलेंट क्या होगा 4/3, तो नीचे वाले ब्रांच का भी चार्ज क्या होगा, यही 16 माइक्रोकूलम होगा। ये दोनों सभी के सभी सीरीज में है, तो क्या, हाँ तो इसका 16 इसका 16 इसका 16 इसका 16, टोटल चार्ज कितना फ्लो करेगा,
तो कि टोटल चार्ज जो है वो 16 + 16 दैट इज 32 माइक्रोकूलम, पर उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अब ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ पे ये दोनों इंडिविजुअली जो है वोल्टेज, उसको मैं कह दूँ V1 V2, पर हम उसमें क्लियर है V1 + V2 कितना होगा, तो कि 12। इसका वोल्टेज बोलूँ मैं V3 और इसका वोल्टेज बोलूँ V4, तो हम उसमें भी क्लियर है V3 + V4 कितना होगा, 12। अब मुझे Q वाला चाहिए, यानी यहाँ पे वोल्टेज कितना होगा, तो यहाँ पे जो भी वोल्टेज होगा वो टोटल 12 में से तो सब्ट्रैक्ट ही होगा ना। तो अगर मैं ऐसा कहता हूँ इसके बीच का वोल्टेज, तो पोटेंशियल AQ, यानी यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा, जो भी होगा वो 12 में से सब्ट्रैक्ट होगा। व्हाट इज वोल्टेज फॉर्मूला, तो कि C = Q/V, तो V = Q/C। तो चलो Q कितना है, टोटल चार्ज 16 माइक्रोकूलम। इसका कैपेसिटेंस कितना है, तो कि 2 माइक्रोफेराडे। 16/2 कितना होगा, 8। 8 12 - 8 कितना होगा, 4 4 तो A से Q का जो पोटेंशियल है वो बना 4 वोल्ट। अब A से P की मैं बात करूँ तो वो भी 12 में से ही कुछ सब्ट्रैक्ट होगा, तो क्या, हाँ, ताकि दोनों में 12 तो डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है ना। तो यहाँ पे VAP दैट इज V3, तो वहाँ पे भी जो भी होगा वो इसका कुछ निकल जाएगा, तो कि भाई 2 वाला था ना, 2 वाला था ना, तो उसका 8 था ना, तो 4 वाले का अब उल्टा सोच लो, इसके लिए 16 माइक्रोकूलम, 4 माइक्रोफेराडे, 4 4 = 16, 12 - 4, so that is 8 volt. I think it is a very very obvious VAP, ताकि 4 वाले के लिए 8 वोल्ट और 2 वाले के लिए 4 वोल्ट। तो देखो इसका पोटेंशियल 8 वोल्ट बना, इसका पोटेंशियल 4 वोल्ट बना, तो इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना बनेगा, 4 4 वोल्ट बनेगा। दैट इज योर आंसर। आई बात समझ में? ओके, क्यों, तो कि ये जो ऊपर वाला पोर्शन था वहां से इसके बीच का वोल्टेज AQ दैट इज अ 4 वोल्ट, इसका वोल्टेज दैट इज 8 वोल्ट, और अगर मुझे Q और P के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए तो दैट इज 8 वोल्ट - 4 वोल्ट एंड दैट इज 4 वोल्ट ओनली। तो ये जो था वो आपका 137 का सॉल्यूशन है, वो बन सकता था। चलो अब यहाँ पे यूनिट 3 जो हमने आपको दिया था उसमें 116, 117, 118, 119 ऐसे कुछ पेजेस मैंने आपको लिखने के लिए दिए थे, और 140 क्वेश्चंस आपको होमवर्क में दिए थे। ये उसमें से आपके डाउट्स है, और नेक्स्ट भी आपके जो डाउट थे वो भी मुझे आपने मुझे लिखवा दिए 41 से लेकर 110। अब आज जो हमें स्टार्ट करना है उसमें क्या करना है, तो कि सबसे पहले यूनिट 3 के अंदर कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं उसका ओवरऑल व्यू जो है वो आपको क्लियर होना चाहिए। यूनिट 3 जो है वो स्टार्ट होता कहाँ से है, तो कि वो स्टार्ट होता है ओम्स लॉ से। ओके, तो व्हाट इज ओम्स लॉ? वैसे चैप्टर 3 जो है उसका जो बेसिक फंडा है वो बेसिक फंडा करंट का है। तो चलो फटाफट अगर मैं क्विक व्यू उसका देता जाऊं तो क्विक व्यू में क्या क्या पॉइंट्स आता जाएगा। सबसे पहला करंट का फॉर्मूला, उसके बाद करंट डेंसिटी का फॉर्मूला, करंट डेंसिटी के साथ साथ एक और फॉर्मूला आएगा, देखते जाइएगा हाँ ध्यान से, आपने वो सभी लिखे होंगे तो आपको दिमाग में क्लियर होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ V = IR। चलो उसके बाद करंट डेंसिटी क्या कहेंगे, J = I/A। उसके बाद रेजिस्टिविटी को लेकर कोई फॉर्मूला, R = ρL/A, जिसमें रो रेजिस्टिविटी है। अच्छा, यहाँ से एक छोटा सा क्वेश्चन, अगर मैं ऐसा कहता हूँ R becomes 2R, what effect on the rho? चलो टेल मी। हेलो, सेम रहेगा रो। यस, सो दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट। रेजिस्टिविटी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा, बिकॉज रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड ऑन द डायमेंशंस, वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
अब ये जो पॉइंट था ना, उसको लेकर कुछ क्वेश्चंस, कुछ उसके शॉर्टकट्स हमने देखे हुए थे, फिर से यहाँ पे रिवाइज करवा देता हूँ। अगर मैं ऐसा कहता हूँ, इफ लेंथ increases 5%, चेंज इन रेजिस्टेंस, चलो कोई बताएगा कितना होगा? ओके, ऑफ कोर्स ये मैंने लेंथ इंक्रीज किया, उसमें मैंने उसको स्ट्रेच किया हुआ है। ओके, उसको मैंने स्ट्रेच किया, एक वायर था, शॉर्ट में मैंने लिखा है इफ लेंथ इंक्रीजेस 5% देन चेंज इन द रेजिस्टेंस। मतलब उसको एकदम बहुत डिटेल वाले क्वेश्चन के साथ कहूँ तो ऐसा कि मान लो एक वायर था, वायर को मैंने स्ट्रेच किया, ओके, उसका लेंथ मैंने 5% बढ़ाया, तो रेजिस्टेंस में कितना चेंज होगा? चलो कोई बताना चाहेगा? डायरेक्ट आंसर या तो कोई शॉर्टकट फॉर्मूला? वॉल्यूम कांस्टेंट कंसीडर करेंगे। ओके, उसके बाद देखो यहाँ पे ये शॉर्टकट फॉर्मूला याद होना चाहिए। ओके, इसको क्या करना है, एल से मल्टीप्लाई, एल से डिवाइड, तो रो एल स्क्वायर बाय वी, वी फॉर वॉल्यूम। ओके, कंफ्यूजन होता हो तो यहाँ पे वॉल्यूम लिख देने का। ओके, तो R इज इक्वल्स टू रो एल स्क्वायर बाय वी, इसको इक्वेशन 1 कहेंगे। देन आफ्टर रेजिस्टेंस चेंजेस एज लेंथ चेंजेस, ऐसा कहेंगे। चलो इसका डिफरेंशिएशन बताओ, एल के रिस्पेक्ट में क्या होगा? टू एल डी एल, नहीं टू टू एल टू एल रॉ। रो बाय वी एज इट इज रहेगा। तो इसके हिसाब से मैं ऐसा कह सकता हूँ, डी आर इज इक्वल टू 2 रो एल बाई वी इंटू डी एल, इक्वेशन नंबर 2। ओके, जिसको ये थोड़ा थोड़ा कम समझ में आता हो वो रेगुलर लेक्चर्स को भी रिवाइज कर सकता है, और यहाँ पे मैं जो लिखता हूँ उसका वो स्क्रीनशॉट भी ले सकता है। और बेस्ट पार्ट इज दैट कि आप अगर मेरे साथ साथ लिखते जाएंगे सो दैट विल बी दी बेस्ट। क्यों? क्योंकि अगर मेरे साथ साथ लिखेंगे तो थोड़े अलर्ट रहेंगे और हर एक पॉइंट में आप अपना अपना इनपुट्स है वो दे सकते हैं। ओके, सो आई इंसिस्ट कि आप और हम एक दूसरे के देखते हो या ना देखते हो, पर आप मेरे साथ साथ लिखते जाएंगे तो आपको जल्दी और सही तरीके से पता चलेगा, आपका रिवीजन एकदम प्रॉपरली हो सकेगा। ताकि क्वेश्चन शुरू करने से पहले जो बेसिक बेसिक से पॉइंट्स है वो मुझे यहाँ पे डिस्कस करने चाहिए। चलो, तो अब यहाँ से पहला इक्वेशन ऐसा है, दूसरा इक्वेशन ऐसा है, दिस चेंज इज लेस देन 9%। तो ये जो फॉर्मूला हम डिराइव करेंगे इट इज अबाउट लेस देन 9%। हाँ, ध्यान से सुनिएगा इस बात को। तो मैं यहाँ पे ऐसा कुछ कह सकता हूँ, तो देखिए ये इतना पोर्शन था। अब इक्वेशन 2 डिवाइड बाय इक्वेशन 1, दोज हु आर इंटरेस्टेड टू नोट डाउन वो भी मेरे साथ साथ लिखते जाइएगा ताकि फॉर्मूला सही तरीके से आपके दिमाग में क्लियर कट रहे। तो डी आर बाय आर 2 रो एल बाय वी इंटू डी एल अपॉन रो एल स्क्वायर बाय वी, रो एल कट, वी कैंसल, 2 डी एल बाय एल, ये हो गया आपका शॉर्टकट फॉर्मूला। सो जस्ट कीप इन योर माइंड ये आपका ऐसे क्वेश्चंस के लिए आप ऐसा कह सकते हो, फॉर स्मॉल चेंजेस इनटू ब्रैकेट लेस देन 9%। ठीक है, तो 9% के लिए ये चीज है वो आप अपने दिमाग में रखिए। देखो यहाँ पे क्वेश्चन है लेंथ इंक्रीजेस 5%, तो क्या आएगा रेजिस्टेंस का चेंज? हेलो, क्या आएगा? 10% से 10%। अगर मान लो मैं इस क्वेश्चन में उल्टा कॉन्सेप्ट अप्लाई करूं, इफ रेजिस्टेंस
decreases by 8%, change in length -%। चलो कौन दिमाग लगाएगा, ताकि जनरली कॉम्पिटिटिव में करना तो कुछ होता ही नहीं है, बस इधर का उधर और उधर का इधर, थोड़ा वहां पे दिमाग। 4% सर। चलो एक को आंसर मिल रहा है 4%। 4%। ओके क्या बात है, आपको लॉजिक भी बताना पड़ेगा। हाँ भाई, सिर्फ आंसर नहीं चलेगा। फॉर्मूला ऐसे ही हो जाएगा 8 इक्वल्स टू 2 इंटू DL/L। यानी आप यहाँ पे एक नया फॉर्मेट भी कह सकते हो ना, DL/L इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ DR/R। ओके, वैसे आप यहाँ पे वैल्यू डालो तो भी सेम है, पर मैंने तो सिर्फ एक अलग फॉर्मेट भी तो बताया कि चेंज इन लेंथ बताना था, तो जो है उसका ये हाफ हो जाएगा। आई होप इट्स क्लियर। हेलो। यस सर। ओके ओके, सो दोज वर इंटरेस्टेड जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट, और ये स्क्रीनशॉट लेकर आपको आपकी JEE की बुक में लिख देना चाहिए, बिकॉज इट हैपेंड सो मैनी टाइम्स। हम काफ़ी कुछ डिस्कस कर लेते हैं पर हम लिखते नहीं हैं, ताकि शायद हम उस क्या बोलते हैं, उस डायलेमा में होते हैं या तो उस क्लैरिटी में होते हैं कि यार हमें कहाँ पे कोई देख रहा है। तो कोई देखे या ना देखे उसके लिए मत पढ़िए, आप जो भी पढ़ो वो खुद के लिए पढ़ो। सो आई थिंक इट वर्क्स वेरी वेल फॉर यू। अब देखो, ये सेम टू सेम कॉन्सेप्ट पर थोड़े अलग तरीके से। ओके अच्छा, पर वो डिस्कस करो ताकि यहाँ पे मैंने स्पेसिफिकली बताया कि दिस इज ओनली एप्लीकेबल फॉर स्मॉल चेंजेस, बरोबर। देन व्हाट अबाउट ग्रेटर देन 9% और ग्रेटर देन 10%? चलो क्या करेंगे उसके लिए। हेलो, चलो कोई बताएगा उसके लिए क्या कर सकते हैं। n² - 1 into 100%। एक सेकंड है, एक सेकंड, फिर से क्या? n² - 1 into 100%। यस, तो वो शॉर्टकट होना चाहिए याद, और वो कैसे आता है वो भी याद होना चाहिए। चलो है और कोई, किसी को ये फॉर्मूला याद हो ऐसा कोई? ओके अगर याद हो तो प्लीज रेज योर हैंड सो आई कैन काउंट इट, कि अभी जितने हैं उसमें से कितने को याद है, ताकि हमारा हो ये जाता है कि जब काम आए तभी हम भूल जाते हैं। ओके चलो, उसको छोड़कर एक को ही याद है, एक ही ने हाथ खड़ा किया, चलो दो ने किया, चलो ठीक है ठीक है। ओके मान लेता हूँ सबको याद है। ओके अच्छा, मतलब क्या आप धीरे धीरे आराम में हो क्या? चलो, फॉर मोर देन 10%, ठीक है, तो उसमें करना बहुत ही सिंपल सा था कि उसके लिए ऐसा करना पड़ता है r' - r मल्टीप्लाई बाय 100%, एंड द सेम कॉन्सेप्ट वी डिस्कस इन द रेगुलर लेक्चर, पर यहाँ पे एक और बार रिवीजन करवा देता हूँ। अब r' यानी मान लो मैंने कहा कि देयर इज अ परसेंटेज इज 10% इंक्रीजेस, ओके, या तो मैं यहाँ पे कह देता हूँ 15% इंक्रीजेस, तो आपको क्या करना पड़ता, तो कि न्यू लेंथ इट इज ओरिजिनल प्लस 15% ऑफ ओल्ड L, तो L प्लस 15% यानी क्या होता, तो क्या 0.15L होता। ओके एक सेकेंड, हाँ उसको मुझे परसेंटेज में ना, तो हाँ चलेगा, चलो 15%, तो ये पूरा का पूरा नया लेंथ क्या हो जाता, तो वो हो जाता 1.15L। अब क्या करते, तो कि ये तो सेम टू सेम फंडा रहता ही रहता, तो क्या आप ऐसा कह सकते थे r' इज इक्वल्स टू ρL' अपॉन वॉल्यूम। अब मैं यहाँ पे अप्लाई करता चेंज इन रेजिस्टेंस अपॉन ओरिजिनल रेजिस्टेंस, तो देखो रो बाई वी सब में से कॉमन निकल जाता, तो यहाँ पे L' माइनस L² एज इट इज रहता, मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाता। अब L² में भी इंपॉर्टेंस किसका है, तो कि जो नया आया उसका ना,
तो देखो उसको मैं अगर n कहता, n टाइम्स बढ़ाया तो फॉर्मूला बनता है n स्क्वायर माइनस 1 इंटू 100%. सो दिस इज द शॉर्टकट फॉर्मूला फॉर मोर देन 10%. अब देखो यहाँ पे मैंने 15% बोला तो नया चेंज बना 1.5. सो 1.15 दैट इज n फॉर मी. 1.15 का स्क्वायर करो माइनस 1 करो, चलो फटाफट करो और मुझे बताओ क्या आएगा. हेलो, 1.15 का स्क्वायर क्या आएगा, उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करो, डू इट फास्ट. ओके, मैं आपके भरोसे. 32.25 माइनस 1 किया. यस सर. ओके चलो, तो 32.35 100 भी मल्टीप्लाई कर दिया ना. 32.25. अच्छा 25, सॉरी, 100 भी मल्टीप्लाई कर दिया ना. यस सर. ओके 32.25%. तो देखो आप यहाँ पे एक ऐसा बहुत ही सिंपल सा आइडिया लगा सकते थे कि जब ऐसा होता है, जब छोटा था ना तो एग्जैक्ट डबल होता था, पर अगर बड़ी वैल्यू होगी तो डबल से थोड़ा ज़्यादा होगा. जैसे कि 15% है तो 15 का डबल 30 होता है, ये 32.25 आया. अगर मान लो मैं यहाँ पे कहता 40% है तो चलो फटाफट बताओ क्या आंसर आता आपका. यहाँ पे 15 आया ना, देखो शॉर्टकट एक और उसको मिनिमाइज करता हूँ. ये 15 था ना तो ये 1.15 आया. अगर मैं यहाँ पे 40 करता तो यहाँ पे क्या आता. 1.4 सर. हाँ 1.4 का स्क्वायर क्या होता. थोड़ा क्विक रिस्पॉन्स. 14 का स्क्वायर 1.96. माइनस 1. 96% आएगा. यस, ताकि 40 का डबल कितना होता 80, और ये 80 से ज्यादा आता. अगर मैं यहाँ पे ऐसा कहता 100%, फटाफट 100% ऑफ ओरिजिनल एन. 300%. यस, यहाँ पे ये 100 आता तो ये हो जाता 12, यानी n होता 2, 2 स्क्वायर माइनस 1, 4 माइनस 1 3. याद करिए क्या ऐसा ही क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है टेक्स्ट बुक में, मतलब नोट्स के अंदर. ओके तो ये हो जाता है मोर देन 10% वाला किस्सा, और ये बन जाता है उसका शॉर्टकट. आई होप इट्स क्लियर. अगेन टेक अ स्क्रीनशॉट और प्लीज नोट डाउन ओके इन योर JEE नीट बुक. तो बुक में होगा तो याद रहेगा, स्क्रीनशॉट अगर स्क्रीनशॉट ही पड़ा रहेगा तो कोई काम का नहीं है, पर आपकी बुक में लिखा होगा तो डेफिनेटली आपकी हेल्प ज़रूर करेगा. चलो इतना क्लियर. तो ये था रेजिस्टेंस और लेंथ का किस्सा. अब एक और किस्सा बताता हूँ जिसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट इसके जैसा लेना है, बट पावर और करंट का किस्सा है. चलो, क्या ऐसा फॉर्मूला है आपके सामने जिसमें पावर और करंट आता हो. P equals to I square RT. ओके तो देखो अब मैं यहाँ पे लेंथ को हटाकर और यहाँ पे रेजिस्टेंस को हटाकर क्वेश्चन में एज इट इज़ ही रखूँ, पर यहाँ पे छोटा सा वैल्यू ले लूँ ताकि हम थोड़ा इजीली समझ सके. चलो 4% कह देता हूँ. इफ करंट, ऑफ कोर्स यहाँ पे स्ट्रेच वर्ड नहीं आएगा. ओके, इफ करंट इंक्रीजेस 4% देन चेंज इन पावर. बरोबर. तो पावर का फॉर्मूला जिसमें करंट आता हो वो हो जाता है आई स्क्वायर आर. देखो आई स्क्वायर आर टी तब बोलने का जब वो हीट हो. ओके हीट यानी वर्क डन हो. वर्क डन में टाइम आता है, वर्क डन अपॉन टाइम, वही तो पावर बनता है. आई होप यू क्लियर दैट पॉइंट. यस सर. तो देखो पावर के लिए अगर आई स्क्वायर आर बना, इसको मैं इक्वेशन 1 कह दूँ, तो व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप. क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ dp बाई डी, चेंज इन पावर विथ रिस्पेक्ट टू करंट, ताकि हमें पावर का चेंज देखना है जब करंट में चेंज किया हो. तो ये बन जाएगा 2IR.
तो dp इज इक्वल टू बनेगा 2ir di इक्वेशन 2. चलो, व्हाट इज द नेक्स्ट प्रोसीजर विच इज लाइक ए रिपीटेड प्रोसीजर? Divide. वेरी गुड. इक्वेशन 2 डिवाइड बाय इक्वेशन 1, फटाफट बोल दिए. dp by p equals to इज इक्वल टू 2r by I, 2 by I. ठीक है, चलो ठीक है ठीक है ठीक है. यहाँ पे आई स्क्वायर आर पूरा का पूरा लिख देता हूँ. आई आर कैंसल. तो चेंज इन पावर विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल पावर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ चेंज इन करंट अपॉन ओरिजिनल करंट. तो देखो, वो वाला किस्सा तो रेगुलर क्लास में भी डिस्कस किया था, पर पावर का रिलेशन हमने डिस्कस नहीं किया था. सो वॉट एवर देयर इज अ परसेंटेज चेंज इन द करंट, दैट द सेम परसेंटेज, मतलब डबल चेंज इन द पावर. देखो, करंट में जो चेंज आएगा उसका डबल पावर में चेंज आएगा, ताकि वो आई स्क्वायर आर था. आई होप इट्स क्लियर. तो देखो, करंट में कितना चेंज? 4%. तो पावर में कितना चेंज? 8. हाँ, अगर मैं कहता करंट इंक्रीजेस 4%, देन पावर इंक्रीजेस Increase 8%. 8%. अगर मैं कहता करंट डिक्रीजेस 4%, देन पावर Decreases 8%. ओके. अब इसके साथ साथ एक और एडिशनल पॉइंट, इसकी भी स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, ताकि ये सभी पॉइंट्स कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स है. ओके, व्हाट अबाउट चेंज इन रेजिस्टेंस? तो देखो, रेजिस्टेंस तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है ना. अगर मैं इसमें कहता है dp by dr, तो क्या होता है? r का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट रह जाता. हाँ, r का डिफरेंशिएशन 1 हो जाता. ठीक है, तो यहाँ पे आप डायरेक्टली ऐसा कह सकते हो परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस, that will be same as percentage change in power. क्यों? तो कि भाई रेजिस्टेंस तो अकेला है, उसका तो कोई डिपेंडेंसी नहीं है. याद करिए, रेजिस्टेंस R इक्वल्स टू रो L स्क्वायर बाई V था, इसलिए डबल आया. ओके, यहाँ पे I स्क्वायर था, इसलिए डबल आया. पर अगर सिर्फ और सिर्फ R होता, सिंगल पावर होती, तो क्या हुआ? तो कैसा आया? दिस फॉर्मूला अगेन एप्लीकेबल फॉर Less than 9%. यस, वेरी गुड. अगर मैं यहाँ पे कह देता करंट इंक्रीज बाय 40%, व्हाट विल बी योर आंसर? 10 square minus 1, sir. हाँ, 90. दिमाग 96%. चला, थोड़ा थोड़ा दिमाग चला. ठीक है, क्यों? तो कि इधर भी आई स्क्वायर का कॉन्सेप्ट आया ना, जैसे वहां पे एल स्क्वायर का कॉन्सेप्ट था. तो यहाँ पे भी आप ऐसा कह देते चेंज इन पावर पी डैश माइनस पी बाय पी मल्टीप्लाई बाय 100%. तो अगर आप ऐसा करते तो क्या फॉर्मूला आता? एन स्क्वायर माइनस 1 इंटू 100. बट दिस इज एप्लीकेबल फॉर more than 10%, and this is applicable for less than 10%. I hope it's clear. Hello. Yes, sir. हाँ, आई बात समझ में? चलो, Yes, sir. ये जो कॉन्सेप्ट आप समझो, तो उसके साथ साथ एक और कॉन्सेप्ट आता है, जिसमें आता है करंट डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट, एंड विच इज ऑल्सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट. ओके, अब ध्यान से देखिएगा, उस कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे एक फिगर के साथ समझने का ट्राई करेंगे कि अगर दो पैरेलल ब्रांचेस हो तो करंट है वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता है. ओके, पूरा पॉइंट समझाता हूँ फिगर के साथ. ध्यान से सिर्फ सुनना है आपको, कुछ और ज़्यादा दिमाग अभी ना ही लगाना है. चलो, ये जो कॉन्सेप्ट था, उसके बाद
ओके, यहाँ पे ऐसा हम कहना चाहते हैं कि अगर हम करंट डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें कुछ इस तरह से कि अगर मैं ऐसा कहता हूँ इलेक्ट्रिक करंट डिवाइड इनटू टू डिफरेंट ब्रांचेस। क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, ये R1 है, ये R2 है, यहाँ पे टोटल करंट I दिया हुआ है। ओके, अब मान लो मैं ऐसा पूछता हूँ ये दोनों कैसे कनेक्शन में है भाई? पैरेलल। ओके, मान लो मैंने बता दिया कि टोटल करंट है वो 4 एम्पियर है, R1 है 10 ओम और R2 है 20 ओम, और मैं पूछूं कि I1 कितना होगा, चलो बता सकते हैं? पहली ब्रांच में करंट कितना जाएगा? 2 एम्पियर सर। 2 एम्पियर, तो नीचे भी 2 एम्पियर जाएगा ताकि करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ना। अगर इधर 2 चला गया तो इधर भी 2 जाएगा। क्यों? करंट सेम जाएगा, रेजिस्टेंस तो अलग अलग है। सबसे पहले जो क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं ना, उस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट समझिएगा। हाँ, कि मैं यहाँ पे ऐसा आपको समझाने का ट्राई कर रहा हूँ कि अगर आपको टोटल रेजिस्टेंस मिल सकता है, टोटल करंट दिया हुआ है, पर मुझे इंडिविजुअल ब्रांच का करंट फाइंड करना हो, तो आप कहते कि सर इसका पोटेंशियल सेम है, पोटेंशियल बता दो तो करंट हम बता दे, पर पोटेंशियल भाई दिया नहीं है। तो क्या आइडिया लगा सकते हो आप? चलो, एनी गेसेस, एनी आइडिया? सर रेशियो लेके कुछ कर ले तो। क्या करेंगे रेशियो लेकर? चलो बोलो फटाफट, कोई आइडिया? सर I is inversely proportional to R। ओके, I is inversely proportional to R। ओके, सर फिर I1 और R1 से रिलेशन निकाल के I2 और R2 का भी निकालेंगे। आप कैसे सर कैसे 2/3 आएगा। 2/3? क्या लॉजिक है उसका? सर पोटेंशियल सेम रहेगा तो IR1 इक्वल्स टू IR2, एक को x ले और एक वेरी को -x। गुड, चलो पहला पॉइंट दिमाग में क्लिक हुआ। चलो यस, यहाँ से कुछ कुछ बात बन रही है। अच्छा, IR1 IR2 ये राइट है ना? तो क्या राइट है? डू यू नो, जिसके I1 I2 के रिलेशन नहीं पता है, पर I1 I2 का I के साथ क्या रिलेशन है? टोटल I होगा I1 हाँ, प्लस तो क्या ये काम करेगा अपने लिए? I1 प्लस I2। नाउ वी आर वेरी 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 क्लोज टू द फाइनल आंसर। चलो फटाफट, मुझे I1 I2 दोनों नहीं पता है, पर मुझे I1 मिल सकता है। कैसे? I माइनस I2। वेरी गुड, तो IR1 इज इक्वल्स टू I माइनस I1, आई थिंक आप बोलना चाहते थे। यस सर। हाँ, चलो नाउ वी आर वेरी वेरी अगेन क्लोज। फटाफट 2I1 R1 इक्वल्स टू I1 R1, जल्दबाजी अपना काम बिगाड़ती है दोस्त। IR2 माइनस I1 R2। ओके, 2 कहीं नहीं आता है, मुझे I1 निकालना है। अगेन मैंने सिर्फ ब्रैकेट ओपन किया। चलो अभी भी आपके पास चांस रहता है बोलने का, बोलिए। I1 R2 लेफ्ट साइड ले जाएंगे और वेरी I1 गुड, कॉमन निकालेंगे। हाँ वेरी गुड। बचेगा ऐसा कुछ कुछ? सो दिस इज द फॉर्मूला, टोटल करंट अपॉन वो रेजिस्टेंस जिसको हम कहते हैं, जहां पे करंट फाइंड करना है उसके अलावा वाला रेजिस्टेंस। यानी अगर मुझे यहाँ पे करंट फाइंड करना है तो मैं ये रेजिस्टेंस ले लूँ, डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस कर दो, सी दैट।
एज पर दिस फंडा I1 इज इक्वल टू टोटल करंट है 4, जहां पे फाइंड करना है उसके अलावा का है R2 है 20, नीचे है R1 प्लस R2 दैट इज 30, 0 0 कैंसल, 4 2 जा 8/3 एम्पियर दैट इज I1। I2 के लिए फॉर्मूला बताइए। अब ये मत कहिएगा I/R1/R1। हाँ, I/R1 अपॉन R1 प्लस R2। तो ये आपको बहुत सारी जगहों पे काम कर सकता है कि जब आपने अगर ऐसा पैरेलल कॉम्बिनेशंस लिया हो तो इंडिविजुअल ब्रांच का करंट जो है वो कैसे मिल सकता है। तो इंडिविजुअल ब्रांच का करंट मिल सकता है जिसमें से करंट फ्लो करना हो, ओके, टोटल करंट मल्टीप्लाई बाय वो रेजिस्टेंस जो उसके सामने की साइड आता हो डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस। वैसे यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखो कौन सा यूज करना था, दिमाग किसका लगाना था, तो कि यार ये पता है कि टोटल पोटेंशियल सेम है, भले ही ना पता हो कि टोटल पोटेंशियल क्या है, पर यूज तो वही किया ना हमने, तो आपका दिमाग काम तो डेफिनेटली कर ही सकता है। ठीक है, तो ये एक नई चीज़ थी, शायद मुझे नहीं याद है कि हमने रेगुलर क्लास में डिस्कस किया था या नहीं किया था, पर ये एज ए रिविजन भी आपके दिमाग में डेफिनेटली होना चाहिए। ठीक है, चलो ये एक मज़ेदार और बहुत ही काम का पॉइंट था, सो प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट, अदरवाइज या तो आपने मेरे साथ साथ लिख लिया होगा। आइडिया क्लियर? हेलो? यस सर। Yes, sir. ओके फाइन। अब देखो इसके साथ साथ कुछ और भी पॉइंट्स मैं आपको बता दूं क्या क्या आपके क्लियर होने चाहिए। एक और क्वेश्चन ऐसा आता है जहाँ पे मैक्सिमम पावर का एक कॉन्सेप्ट आता है, और ये मैक्सिमम पावर का जो कॉन्सेप्ट है वो JEE नीट में काफ़ी सारी जगह पे यूज़ होता है। ओके, उसको हम ऐसे समझेंगे कि अगर मान लो मेरे पास एक बैटरी है, वन बैटरी का अपना इंटरनल रेजिस्टेंस याद होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस को हम ऐसे बॉक्स में शो करते हैं, ओके, और उसको हम स्मॉल आर कहते हैं। उस बैटरी के साथ मैंने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर कनेक्ट किया हुआ है। तो बैटरी का ईएमएफ मैं ई कह देता हूँ, पॉजिटिव नेगेटिव, करंट यहाँ पे फ्लो करेगा और इस डायरेक्शन में आएगा। अगर मान लो मैं सिचुएशन ऐसे बताऊं, सिंपल सी, एक बैटरी है कनेक्टेड विथ ईएमएफ है, एक इंटरनल रेजिस्टेंस उसका स्मॉल आर है और कैपिटल आर यहाँ पे लगाया है, तो मुझे ऐसा बताना है कि मैक्सिमम पावर कब होगा। ओके, तो कि जब कैपिटल आर और स्मॉल आर इक्वल हो जाएंगे, तो यहाँ पे मैं ऐसा कहूँगा मैक्सिमम पावर in the circuit when capital R is equal to small r। तो ऐसा भी मैं कह सकता हूँ, शो दैट, बता दो यार ऐसा कैसे होगा। तो मुझे ऐसा शो करना है कि यहाँ पे कैपिटल आर और स्मॉल आर है वो सेम हो जाएंगे। अब देखिएगा, हाँ ये हम इसको कैसे स्टार्ट करते हैं, तो कि भाई किसके बारे में सोचना है आपको, पावर के बारे में। क्या होता है पावर का फॉर्मूला, तो कि I²R होता है, राइट। करंट कितना फ्लो करेगा, तो कि करंट का फॉर्मूला है ईएमएफ, टोटल रेजिस्टेंस है R प्लस स्मॉल r, उसका स्क्वायर इनटू कैपिटल R। अब यहाँ से थोड़ा सा ट्विस्ट आएगा, स्पेशली बायोलॉजी वाले देखिएगा और मैथ्स वाले भी ज़्यादा देखिएगा, ताकि मैथ्स वालों को भी इतना आई डोंट नो कितना उसमें डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आता है। ओके, ध्यान से सुनिएगा, बहुत सिंपल तरीके से मैं बताता हूँ। मुझे शो करना है, पहले वर्ड्स में लिखता हूँ, आप मुझे सिंबल के फॉर्म में बताएंगे, चेंज इन पावर विथ रिस्पेक्ट टू, ओके, उसको शॉर्ट में लिख देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू आर। चलो इसको आप सिंबॉलिक फॉर्म में लिख सकते हैं, dp/dr। चलो दैट्स ग्रेट एफर्ट, dp/dr। यानी आपको इसका क्या करना है, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू r। हाँ हाँ,
अब ये डिफरेंशिएशन, तो आपको डिफरेंशिएशन तो आता है पर ऐसी टर्म का आता है उसका कोई गारंटी नहीं है। तो इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखता हूँ जिससे मैथ्स वाले और बायोलॉजी वाले दोनों ही समझ पाए, और वो भी बहुत ही आराम से। क्या किया, ऊपर भी स्क्वायर नीचे भी स्क्वायर किया। इसको लिखने का एक और तरीका बताता हूँ। ई स्क्वायर कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर रेज टू -2 इंटू कैपिटल आर ऐसा लिख सकता हूँ। ये ऊपर जाएगा तो माइनस पावर कह सकता हूँ ना मैं। यस सर। ओके, क्या बायोलॉजी वाले को ये एक टर्म और ये दूसरी टर्म ऐसा कह सकते हैं, ऐसा पता चल रहा है? तो क्या हाँ, पता चलना चाहिए। अब ध्यान से सुनिएगा, डिफरेंशिएशन का एक रूल है। जश आपको तो पता होगा, चेन रूल। चेन रूल, यस सर। ओके, तो देखो चेन रूल क्या कहता है, फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन करो तो सेकंड टर्म एज इट इज छोड़ दो। अब उसके बाद प्लस का साइन लो, अब सेकंड टर्म का डिफरेंशिएशन लो और फर्स्ट टर्म को छोड़ दो। और ऐसा मैं आपको करवा चुका हूँ रोटेशनल मोशन के टाइम पे भी। पर आई नो दैट अपने 4 दिन पहले रात को खाना क्या खाया था वो याद नहीं होता है, तो फिजिक्स में रोटेशनल मोशन में क्या पढ़ा था वो थोड़ा सा याद होना डिफिकल्ट है, बट स्टिल आई एम जस्ट ट्राइंग टू रिकलेक्ट इट। तो देखिए, इसको मैं फर्स्ट टर्म कहता हूँ, पहले इसका डिफरेंशिएशन करता हूँ, ये टर्म एज इट इज लेता हूँ। हाँ, ध्यान से सुनिएगा, डिफरेंशिएशन कैपिटल आर के टर्म में लेना है। ध्यान से सुनते जाइएगा, जो मैं कर रहा हूँ उसको ऑब्जर्व करते जाइएगा। ई स्क्वायर का कोई लेना देना नहीं है, इसलिए इसको एज इट इज ले लिया। अब इसके अंदर कैपिटल आर है पर वो एक ब्रैकेट की पावर है, तो इसको ऐसे समझा जाएगा कि पूरे ब्रैकेट का करो एक बार डिफरेंशिएशन, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर रेज टू -3 हो जाएगा। ओके, इफ यू नोटिस दैट x रेज टू n हो तो nx रेज टू n-1 के हिसाब से -2 आगे आएगा, एक पावर कम हो जाएगा। अब ब्रैकेट के अंदर कैपिटल आर है तो उसका तो 1 हो जाएगा और स्मॉल आर का तो करना नहीं है, यानी मैंने इस ब्रैकेट का डिफरेंशिएशन आपके लिए किया जो ये है। अब ये जो कैपिटल आर था वो तो मुझे एज इट इज लेना था, तो वो तो मैंने ले लिया। तो यहाँ पे इसको ऐसे समझा जाता है। आई रिपीट, हाँ ध्यान से सुनिएगा, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म आई जस्ट टेक एज इट इज। फर्स्ट टर्म में ई स्क्वायर एज इट इज, कैपिटल आर ब्रैकेट के अंदर, इससे पहले ब्रैकेट का डिफरेंशिएशन करो, पावर आगे लो और पावर में एक कम करो। तो पावर आगे आया, एक पावर मैंने कम किया, तो ये फर्स्ट टर्म का हुआ। उसके बाद अब ई स्क्वायर आर प्लस स्मॉल आर रेज टू -2 एज इट इज ले लो, और कैपिटल आर का आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो दैट इज ओनली 1। तो ये हुआ हमारा टास्क कंप्लीट। अब इसको थोड़ा अच्छी तरह से रीराइट करता हूँ, -2 और आर के -2 ई स्क्वायर आर एज इट इज। अब जो पर्पस था इसके लिए माइनस पावर किया था उसको फिर से मैं डिनोमिनेटर में डाल देता हूँ और प्लस पावर कर देता हूँ। इसको ई स्क्वायर आर प्लस स्मॉल आर +2 कर देता हूँ, और ये है यहाँ पे dp/dr। मुझे भाई शो क्या करना था, मैक्सिमम पावर। मतलब आई वांट टू शो दैट पावर इज मैक्सिमम। मैक्सिमम यानी कोई कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है, तो क्या हाँ हो सकती है। पावर इज कांस्टेंट, तो कोई भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। डिफरेंशिएशन ऑफ पावर विथ रिस्पेक्ट टू आर शो करो कि 0 है, तो ही तो पावर मैक्सिमम है, ऐसा मैं शो कर सकता हूँ। तो देखो यहाँ पे 0 इज इक्वल टू -2 ई स्क्वायर कैपिटल आर स्मॉल आर का क्यूब प्लस ई स्क्वायर कैपिटल आर स्मॉल आर का होल स्क्वायर। देखो तो क्या क्या कॉमन आ जाएगा, ई स्क्वायर नीचे से आर आर प्लस आर द होल स्क्वायर। पूरा का पूरा कॉमन आके 0 हो जाएगा। यस सर। बचेगा क्या, -2 आर प्लस स्मॉल आर प्लस 1 ऐसा बचेगा। यस सर। क्लियर, पक्का? यस सर। तो क्या अब मैं इस वैल्यू को यहाँ पे
इसके नीचे लिख सकता हूँ ताकि हमें परफेक्ट आइडिया आए कि क्या करना हुआ। तो के 2r इज इक्वल टू, मतलब मैंने क्या किया पता है, ये जो जीरो वाला था उस साइड ये टर्म भेज दिया, इसलिए वो पॉजिटिव हो गया, और कैपिटल R प्लस स्मॉल r को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2r इधर, r प्लस r इधर, तो क्या बना, हो गया प्रूव। Yes, sir. ओके, सो दिस इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट कंडीशंस कि हमने वहां पे ऐसा प्रूव किया कि कैपिटल R इक्वल टू स्मॉल r बने तो पावर मैक्सिमम होता है। अब यही कंडीशन मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ। ओके, तो यहाँ पे देखिएगा कि अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करूँ तो P मैक्स का वैल्यू क्या बनेगा, अगर मैं कैपिटल R इक्वल टू स्मॉल r कर दूँ तो क्या बनेगा, देखो तो, 1/4 e square r. यानी स्क्वायर बाय r प्लस r, दैट इज 2r, और उसका स्क्वायर यानी 4r स्क्वायर इंटू स्मॉल r, r कैंसल, यानी हमारा आंसर क्या आता है, स्क्वायर बाय 4r। आई बात समझ में? Yes, sir. ओके, सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला कि जब आप ऐसा कुछ करते हो तो मैक्सिमम पावर कब बनेगा, तो कि जब इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। आई होप इट्स क्लियर। Yes, sir. चलो, इसके बाद इस चैप्टर के अंदर आपको पता होना चाहिए आता है विस्टन ब्रिज, पोटेंशियोमीटर, और क्या बोलते हैं उसको, पोटेंशियोमीटर एज वेल एज मीटर ब्रिज। ओके, चलो, कार्बन कोड को याद रखने के लिए क्या तरीका बताया था? BB Roy, कार्बन, sir. हाँ, वो बीबी रॉय के बाद सर नहीं आता है। BB Roy of Great Britain had very good wife. हाँ, Wearing वेयरिंग gold गोल्ड silver necklace. नेकलेस। ओके, तो ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट याद होना चाहिए। बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड वेरी गुड वाइफ, ये कहाँ से स्टार्ट होगा, जीरो से, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो तरीका क्या बताया था, तो कि यार 4 रिंग, ओके, ये रेजिस्टर हो तो फर्स्ट रिंग सेकंड रिंग एक नंबर बनाएगा, थर्ड रिंग 10 की पावर देगा, और फोर्थ रिंग क्या देगा, टॉलरेंस देगा। ओके, ये पूरा का पूरा याद होना चाहिए, याद होगा आई थिंक। Yes, sir. ओके, तो ऐसा भी कुछ कुछ आ सकता है। अभी आज जो है थियोरी का डिस्कशन है और इसमें थियोरी काफ़ी काम की है, तो अभी का जो लेक्चर है वो हम यहाँ तक रखते हैं। आज के लिए मैं कोई ज़्यादा होमवर्क आपको नहीं दे रहा हूँ, ताकि आई थिंक इस वीक में या तो नेक्स्ट वीक में स्कूल एग्ज़ाम्स आ रही है काफ़ी लोगों की, तो उसको ध्यान में रखते हुए JEE का कोई होमवर्क मैं नहीं दे रहा हूँ। ओके, तो नेक्स्ट JEE के लेक्चर में भी हम थियोरी डिस्कस करेंगे, और वैसे भी आपने अपने जो भी डाउट्स है वो तो हमें बताया ही है, तो अभी को ज़्यादा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में अभी हम नहीं जा रहे हैं। ठीक है, तो अभी का क्वेश्चन मतलब अभी का लेक्चर है वो हम यहाँ तक रखते हैं। इज दैट क्लियर? Yes, sir. ओके, चलो।